मित्रों नमस्कार। आज हम आपको एक नया चेहरा से मिला रहे हैं। नया चेहरा इस महीने में कि ये कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं और एक समय ये आसमान तक पहुंच गए थे। काफ़ी ऊंची उड़ान थी, न केवल विचार से बल्कि हकीकत में भी। लेकिन समय और हवा का झोंका ऐसा मारा कि ये अभी खुद को धरातल पर महसूस कर रहे हैं। आपको हम मिलाते हैं। इनका नाम है संदीप कपूर बख्तनाम। सर नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। सर आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं अपने बारे में कुछ कहने से ज़्यादा ये उचित समझता हूं कि आम आदमी खास तभी होता है जब उसके अंदर एक संघर्ष, एक संवेदना और एक तपस्या का समावेश होता है। और जब आम आदमी अपने अंदर की आत्मशक्ति को पहचान लेता है तो वो सफलता की बुलंदी को प्राप्त करता है। मेरा नाम है संदीप कपूर बख्तनाम और मैं भारत माता का एक सुपुत्र, विश्व मानवता का एक सेवक बनना ही पसंद करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं प्रयोग करता हूं, एक प्रयोगवादी मानव के रूप में आगे बढ़ना और कुछ चिंतन करना, क्रिएटिव, पॉजिटिव एंड एक्टिव, सकारात्मक बिंदु पर कार्य करना मुझे अच्छा लगता है। सर आप फिल्मों में भी काम किए हैं, जैसा कि आपने कहा। सर कौन से फिल्मों में काम किया आपने? सर फिल्मी दुनिया में मेरा प्रवेश 1995 ईस्वी से हुआ, जब मैं बिहार में मुजफ्फरपुर नगर भवन में ही एक शूटिंग दहेज एक पाप है टेलीफिल्म बन रही थी और उसी दरमियान मैंने पहली बार कैमरा को फेस किया। उसके बाद सन 2001 से मुंबई मेरा प्रवेश हुआ और मुंबई की सरजमी पर मैंने दर्जनों फिल्म कैमरा को फेस किया। मेरी फिल्म 2005 में आई भूत अंकल जैकी श्रॉफ के साथ, जिसमें बच्चों की इस फिल्म में जैकी श्रॉफ ने भूत का रोल किया है, भूत अंकल बने हैं और मैं उसमें साधु और पंडित का किरदार बखूबी निभाया हूँ। कितने फिल्मों में आपने काम किया होगा सर? लगभग 7 फिल्मों में हमारी 5 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें दहेज एक पाप है टेलीफिल्म, इसके बाद मधुबाला हिंदी फिल्म जिसमें मेरा कोर्ट सीन में एक दर्शक का किरदार है, उसके बाद अनलिमिटेड नशा मधुमिता मर्डर केस, एक चर्चित कवित्री जो लखीमपुर खीरी यूपी की थी, जिसका मर्डर होता है 2002 में और 2004 में मुंबई से फिल्म बननी शुरू होती है। संजोग से मुझे मालूम हुआ और बिहार के ही दरभंगा के फिल्म निर्माता निर्देशक थे रवि पटुआ, संजय खंडेलवाल, उनकी फिल्म में मैंने रोल किया एक पत्रकार का, एक जुझारू पत्रकार, और कवि सम्मेलन का गेटअप था। एक कवित्री के जीवन पर फिल्म बनी थी, एक सत्य कथा पर फिल्म थी और उस फिल्म में हमारे अपोजिट थे सुदेश बैरी, एक सीबीआई अफसर। मेरा प्रश्न उनके साथ था, एक जुझारू पत्रकार के रूप में सीबीआई अफसर सुदेश बैरी, एक मंत्री का जो रोल करते हैं उनके साथ मैंने सवाल जवाब किया। अस्पताल में मधुमिता मर्डर केस, जब मधुमिता का शव रहता है अस्पताल में, उस समय मेरा सवाल होता है, तो मैंने उस किरदार में अपने आप को एक रियल लाइफ से रियल लाइफ में महसूस किया। सर आप कला की दुनिया से जुड़े हुए हैं। बहुत से बच्चे चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़ें, फिल्मी दुनिया में जाएं या गायकी क्षेत्र है वहाँ आगे बढ़ें। उनको उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, उनकी प्रतिभा कुंठित हो जाती है। ऐसे में उन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? कैसे वो आगे बढ़ें? कला का शाब्दिक अर्थ है कुछ नया करना,
संस्कृत में कल धातु से कला शब्द का निर्माण हुआ, और कल धातु से जब कला शब्द बना है तो कला का अर्थ होता है कुछ नया करना। कलाकार हर आदमी है। विलियम शेक्सपियर ने कहा है, दुनिया एक मंच है और हर आदमी कलाकार। और मैं समझता हूँ कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके अंदर जो प्रतिभा होती है वो नैसर्गिक होती है, वो प्राकृतिक। वह बचपन से ही अपने से बड़ों को देखकर उसकी नकल करता है। तो यह भी एक प्रतिभा है। नकल कर उसके अंदर कुछ गाने की एक आदत बन जाती है, वह कुछ एक्टिंग करता है टीवी देखकर या फिल्म देखकर, तो उसके अंदर कुछ ऐसा बच्चों में एक भावना होती है कि नहीं, हम भी उस प्लेटफॉर्म पर जाएं, हम भी उस मंच से अपने संगीत की, अपने अभिनय की प्रतिभा को प्रसारित करें। तो बच्चों को कभी भी हतोत्साहित न करें, उसे आगे बढ़ने का अवसर दें। माता पिता या गुरु जो भी है वो बच्चों के अंदर की प्रतिभा को पहचान कर उसे आगे आने के लिए प्रोत्साहित करें। तो बच्चा एक दिन आगे आकर वही जब कुछ बन जाता है तो वह कहता है कि नहीं, हमारे गुरुजनों ने, हमारे माता पिता ने मुझे प्रोत्साहित किया। तो यह बहुत अच्छा लगता है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे कैसे आगे बढ़े सर? उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। देखिए, भारत गाँव का देश है और गाँव के मिट्टी में जो खुशबू है वह शहर में नहीं है। शहर में लोग जाते हैं कमाने के लिए, लेकिन वह खुशी, वह सुकून नहीं पाते। और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे जब देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां जब टीवी पर जाती है, सारेगामापा, डांस इंडिया डांस, इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज, तो देख करके बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे लोग वहाँ तक पहुँच गए। दिल्ली, मुंबई जाकर अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करके वो अपने माता पिता, अपने क्षेत्र, अपने देश का गौरव बन जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दीजिए और आसपास जो भी प्रशिक्षण केंद्र है, चाहे वह नृत्य प्रशिक्षण केंद्र हो, संगीत प्रशिक्षण केंद्र हो, अभिनय प्रशिक्षण केंद्र हो, आप उससे जोड़िए। चारित्रिक पतन की बात होती है समाज में, जिधर जाइएगा आपको ये बात सुनने को मिलती है। हमको ये आप बताइए, व्यक्ति का चारित्रिक उत्थान हो जी, इसके लिए क्या होना चाहिए समाज में? देखिए, व्यक्ति निर्माण के लिए मैंने एक सूत्र बनाया है। आत्मज्ञान, आत्मविश्वास, आत्मशक्ति, आत्मसंयम, आत्मचिंतन, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता, आत्म रक्षा, आत्मशुद्धि, आत्मसंशोधन, आत्म सुधार और आत्मसंतुष्टि। और जब ये आत्मसंतुष्टि हमें प्राप्त हो जाती है तब हम एक संपूर्ण मानव हो जाते हैं। तो एक कंप्लीट आइडियल मैन, एक संपूर्ण आदर्श मानव बनने के लिए यह जरूरी है कि हम आत्मदर्शन में आए। जब हम अपने आप को देख लेंगे, हमारा यह शरीर जो है यह स्थूल शरीर है और हम जो बोल रहे हैं सूक्ष्म शरीर है। तो जब सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग होता है तो वह परमात्मा में विलीन हो जाता है। जन्म से पहले हम परमात्मा की गोद में थे, जन्म लिए माँ की गोद में आए, धरती माँ की गोद में आए, और मृत्यु के बाद हम पुनः चक्र को पूरा कर परमात्मा के गोद में चले जाते हैं। तो जब तक हमें अपनी पहचान नहीं होगी, आत्मज्ञान नहीं होगा, हम कभी भी किसी भी मिशन को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ये जो विश्व सुरक्षा अभियान है, वर्ल्ड डिफेंस मिशन, मैन ऑफ टाइम विश्व सुरक्षा अभियान, तभी संपूर्ण होगा जब इससे सभी लोग जुड़ेंगे। और आज हमारे विश्व के काफ़ी लोग जुड़े हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, नेपाल, काफ़ी देश के लोग, सऊदी में दम्माम, वेस्टर्न जोन, आपका ऑकलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, काफ़ी लोगों को हमने वैचारिक रूप से जोड़ा है। और मैं चाहता हूं कि विश्व सुरक्षा अभियान से जुड़कर आप सबसे पहले अपने धरती माँ के कर्ज को चुकाएं। धरती का जो दोहन हो रहा है, प्रकृति का जो विनाश हो रहा है, इसे बचाएं, जल संरक्षण करें और जहाँ तक हो सके पर्यावरण को शुद्ध रखें। जो सरकार के गाइडलाइन है उसका अनुपालन करें। हमारे मोदी जी जितना कर रहे हैं वह और करेंगे, बहुत कुछ उन्होंने किया है। हमारे देश को उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित करके इस भारत माँ के एक बहुत बड़ा जो होना चाहिए था भारत की आज़ादी के बाद, वह कार्य को उन्होंने पूरा किया है।
तो भारत माँ के सच्चे सपूत हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, और उन्हीं के तरह अगर हम बन जाते हैं, एक सच्चा योगी बन जाते हैं। आप साहित्य से भी जुड़े हुए हैं, किस रूप में जुड़े हुए हैं सर, और कब से सर इसमें? साहित्य के क्षेत्र में मेरा प्रवेश सन 1988 ईस्वी में काव्य विद्या से शुरू हुआ। उसके बाद मैं गद्य, शेरो शायरी, कविताएं, गीत आदि और निबंध वगैरह, विचार प्रसंग वगैरह भी मैं लिखना शुरू किया था 1988 ईस्वी में। विद्यालय में एक अनायास ही होली का समय था, हमारे सर आए नहीं थे, मेरे मुंह से निकल गया होली पर्वों की रानी है। हमारे एक मित्र थे संदीप शर्मा, हम नाम, उनके मुंह से निकला इसका जीवन पानी है। तो टूटी फूटी मैंने भी 2 पंक्ति और जोड़ दिया, रंगों में सबको रंगानी है, से बचकर कहाँ जानी है। तो एक चौपाई बन गई जिसका 3 भाग मेरा था और 1 भाग हमारे मित्र का। तो वो मित्र व्यवसायी बन गए और मैं साहित्य में काफ़ी अंदर तक रमता चला गया। उसके बाद मैंने हिंदी फिल्म स्क्रिप्ट्स भी तैयार किया, उपन्यास के लिए भी मैंने प्रयास किया, कुछ उपन्यास भी मैंने लिख कर रखा, पांडुलिपि तैयार भी। और फिर मुंबई में जाकर मैंने अपनी प्रथम कविता संग्रह अमृत कलश का प्रकाशन 2003 में किया, जो अमिताभ बच्चन के प्रतीक्षा बंगला के सामने श्री कीर्तन केंद्र सभागार में उसका लोकार्पण किया गया, जिसमें नगीना फिल्म के राइटर जगमोहन कपूर जी थे, घनश्याम दास, महावीर प्रसाद घनश्याम दास सर्राफ जी थे उद्योगपति, और नवनीत हिंदी फिल्म नवनीत के संपादक गिरजा शंकर त्रिवेदी जी थे हमारी उस पत्रिका के लोकार्पण समारोह में। और पत्रिका का भी हमने लोकार्पण किया था उसी सभागार में। मैन ऑफ टाइम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 107वीं जयंती सन 2004 में, 23 जनवरी सन 2004 में नेताजी की जयंती पर मैंने उनको ही समर्पित मैन ऑफ टाइम हिंदी पत्रिका का लोकार्पण भी उसी सभागार में किया था। अब तो बहुत ही साहित्य की दुनिया हो या कलाकार की दुनिया हो, बहुत ऊंचे स्तर तक गए हैं। आप योग और अध्यात्म से भी जुड़े हुए हैं, किस रूप में इसमें जुड़े हुए हैं सर आप? जी, योग की शिक्षा मुझे सरस्वती शिशु मंदिर नरगा कोठी चंपानगर से विद्या अध्ययन के दरमियान 1983 से ही प्राप्त हुई। भारतीय संस्कृति, कला, साहित्य, योग विद्या से मैं जुड़ा और वहीं से पद्मासन लगाकर प्रार्थना करना, ओम का उच्चारण करना, आरएसएस से मैं जुड़ा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1983 से, और आज 39 वर्ष हो गए मुझे भारतीय संस्कृति, कला, साहित्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अपने साहित्य और कला को मैं काफ़ी करीब से देखने के बाद यह महसूस करता हूँ कि हमारी जीवन यात्रा में एक पड़ाव ऐसा भी आता है जब कुछ अनायास आपके जीवन में घटित होता है। और मेरे जीवन में भी कुछ ऐसी ही घटनाएं घटी। कालक्रम और घटनाक्रम में मैं काफ़ी लोगों से मिला और काफ़ी घटनाओं को मैंने फेस किया, और मैं जानता हूं कि एक शक्ति है, परम शक्ति, जो आज मैं उसी प्रांगण में हूं। महादेव का यह स्थान है, यह मंदिर प्रांगण में मैं यह महसूस करता हूं कि पूरे ब्रह्मांड को एक शक्ति नियंत्रित कर रही है, वही परम शक्ति है, और बिना उनकी इच्छा से इस विश्व ब्रह्मांड में कोई भी कंपन नहीं होता। तो यह भाग्य है कि आज मैं सशरीर अपनी आत्मा के साथ उनको साक्षी मानकर, और आगे भी हमारे जीवन में जो कुछ घटित होगा उनकी इच्छा से होगा, और कुछ योजनाएं हैं जो हमारे इस विश्व की सुरक्षा को लेकर। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि हमारे मिथिलेश सर भी, इनका भी काफ़ी साहित्य में योगदान है और ये हमारे अभियान से भी जुड़े हैं। आप वर्ल्ड डिफेंस मिशन से जुड़े हुए हैं, इसमें क्या है और क्या करते हैं, क्या योगदान? मैन ऑफ टाइम वर्ल्ड डिफेंस मिशन, विश्व सुरक्षा अभियान, जिसमें संस्थापक महानिदेशक के रूप में मैंने एक प्रयास किया है कि आज वर्तमान में पूरे विश्व में जितनी भी समस्याएं हैं, वह चाहे प्राकृतिक समस्या हो, वह चाहे मानव निर्मित आपदा हो, प्राकृतिक आपदा हो, या कुछ ऐसी बातें जैसे आतंकवाद, उग्रवाद, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, इन समस्याओं का अगर हम सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो इसके लिए हमें अपने आप के प्रति ईमानदार होना
जब तक हमारा नैतिक उत्थान नहीं होता है, हमारा चरित्र निर्माण नहीं होता है, हम विश्व निर्माण की बात नहीं कर सकते। और विश्व की सुरक्षा अगर होगी, आज जब हमारा विश्व सुरक्षित होगा, तभी हम विश्व शांति, विश्व एकता और विश्व कल्याण को संभव कर सकते हैं। आज हमारा विश्व, हमारी दुनिया विनाश के कगार पर। आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, ये महामारी कोरोना, अभी वर्तमान स्वरूप इसका आ गया ओमिक्रॉन। तो ये क्यों हो रहा है? इसका कारण हम खुद हैं, हम स्वयं हैं। आज हमारी गलती के कारण हमने प्रकृति का दोहन किया, प्रकृति का शोषण किया, हमने जंगल को और खेत को उजाड़ा और अट्टालिकाएं, ऊंची इमारतें, कल कारखाना, ये सब का निर्माण किया और हम अपने मूल अस्तित्व को ही मिटाने लगे। हम अपनी जड़ से ही कटने लगे, हम अपनी संस्कृति को भूलने लगे। इसका दुष्परिणाम है आज पूरा विश्व अशांत है। हम शांति की खोज में भटक रहे हैं, जबकि शांति के लिए विश्व के लोग हमारे देश आते थे। हमारे इसी बिहार की तपोभूमि, जहाँ भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व को प्राप्त किया, जहाँ भगवान महावीर ने साधना किया, जहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे मनीषी हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ सर मीडिया को माना जाता है, पत्रकारिता को, और आज यह जगत में ऐसा लगता है आम जनों की नजर में प्रदूषित हो गया है। आपका क्या विचार है इस संदर्भ में? और इसलिए क्योंकि चूंकि आप भी पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे आपने लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ पत्रकारिता पर जो प्रश्न किया है, तो पत्रकारिता वर्तमान परिवेश में विसंगतियों का शिकार हो गई है। प्रदूषण भरे माहौल में राजनीति का शिकार है। आज किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का पत्रकारिता को सिलेक्शन, किसी पेपर को या किसी चैनल को किसी एक विशेष राजनीतिक वर्ग का सिलेक्शन प्राप्त होता है। तब वहां पर हम देखते हैं कि पत्रकारिता जो है वह स्वतंत्र रूप से अपनी जो उसकी प्रस्तुति होनी चाहिए, जो उसकी भूमिका होनी चाहिए, पत्रकारिता का जो दायित्व होना चाहिए, वह पत्रकारिता उस अपने दायित्व को निर्वाह करने में असफल रहती है। आज सोशल मीडिया का दौर है और आज ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति पत्रकार बन गया है। क्या होगा? पत्रकार, जो लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया में हर आदमी के हाथ में जब मोबाइल है और कहीं कोई घटनाएं घटती है और 1 मिनट में वह वायरल हो जाता है, तो इसमें कुछ फेक न्यूज भी आते हैं चैनल्स पर, विभिन्न चैनल्स पर कुछ बातों को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाता है। तो वर्तमान समय में सोशल मीडिया का आना भी एक शुभ संकेत है, अगर इसका हम सदुपयोग करें। अगर इसका हम नकारात्मक दृष्टि से प्रयोग करते हैं तो यह सोशल मीडिया कहीं न कहीं दुष्परिणाम को ही उत्पन्न करती है। 1993 ईस्वी से वक्तनाम पत्रिका के संपादक, संस्थापक के रूप में मैंने अपना पत्रकारिता का सफर शुरू किया और मैन ऑफ टाइम पत्रिका का भी प्रकाशन और संपादन किया। विभिन्न चैनल्स, फेस टू फेस एक मुलाकात मुंबई के रूप में मैं जुड़ा और दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा, काफी मीडिया कंपनियों से होते हुए मैंने अपने इस पत्रकारिता के सफर में जब महसूस किया है कि आज भी पत्रकार अपना दायित्व को बखूबी कहीं न कहीं निभाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पत्रकारों को भी समझना होगा कि उनका जो दायित्व है वह ईमानदारी पूर्वक अगर वो निभाते हैं तभी वो पत्रकारिता धर्म को सही न्याय दे पाते हैं। भगवान जी, आपने समय दिया और इतनी अच्छी जानकारी दिए, अपने अनुभव को आपने शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको प्रणाम। धन्यवाद आपको, हमारे सभी दर्शकों को, श्रोताओं को धन्यवाद।